इंडिया में कुछ तो बात है, यहाँ पर बिन बात की बात पर इतने दंगे मच जाते हैं, फिर चाहे वो बात कुत्तों को जेल में डालने की हो, भाषा की लड़ाई हो, और या तो फिर कोई एनिमेटेड मूवी। और हो सकता है कि अभी इतनी सी बात बोलने के चक्कर में ही कमेंट्स में कोई ना कोई आकर मुझे कुछ बोल के चला जाए, बट कोई बात नहीं, बाकी सारे मुद्दे तो आप लोग देख लेना, लेकिन एनिमेटेड मूवी की खबरें मैं दे देता हूँ। डीमन स्लेयर की मूवी जब से रिलीज हुई है जापान में, ऐसी भसड़ मची हुई है ना यहाँ इंडिया में। कोई कह रहा है कि मूवी डिले हो गई, कोई कह रहा है कि अभी इसी वीक ही आने वाली है, तो कोई कह रहा है कि अब चल मैं तो ऑलरेडी देख के बैठा हूँ। तो आज की ये वीडियो आपका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाली है डीमन स्लेयर मूवी को लेकर के हर चीज के बारे में। इसमें हम सबसे पहले रिलीज डेट को देखेंगे कि वो आ कब रही है वाकई में। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें किस किस की लड़ाई देखने को मिलेगी, लेकिन चिंता मत करो, किसी को भी मांगा का कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बैठ के ट्रेलर एनालाइज करूंगा। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे जो कि एनिमे में काफी टाइम पहले हुई थी, जो कि हो सकता है कि तुम भूल गए हो, लेकिन वो मूवी देखते टाइम यहाँ पर होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये मूवी ऑफ कोर्स जापान में रिलीज हुई थी 18 जुलाई को, एंड पिछले साल इंडियन रिलीज इसकी बताई जा रही थी 20 सितंबर, लेकिन फिर 12 सितंबर की डेट अंत में फाइनल हुई। लेकिन जब किसी चीज की इतनी ज्यादा हाइप होती है तो फिर ऐसे कैसे कोई काम शांति से हो जाएगा। और जब कोई और नहीं मिला कांड करने के लिए, तो स्वयं सिनेपोलिस इंडिया के ऑफिशियल पेज ने 30 जुलाई के दिन ये ट्वीट कर दिया, इसके अकॉर्डिंग मूवी अगस्त में ही रिलीज होने वाली है, लेकिन कब होगी ये कोई डेट कंफर्म नहीं करी थी उन्होंने। और ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग तो थी कि भाई जल्दी रिलीज कर रहे हो, पर कब कर रहे हो ये तो बताओ। पर कोई बात नहीं भाई, अच्छी खबर है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है आने दो। लेकिन समस्या तब हुई जब इन्होंने 2 दिन बाद अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया। तो इसका मतलब कि अब वो अगस्त में नहीं आ रही। तो उसके इतनी लेट रिलीज होने का ये रीजन है कि एक तो मूवी हिंदी में आ रही है, तो उसकी हिंदी डबिंग में टाइम लग रहा है, और दूसरा ये कि थिएटर्स में अभी वॉर 2, नरसिम्हा, जुरासिक वर्ल्ड, सुपरमैन, ये सारी मूवीज लगी हुई है, और वो लोग इससे कम्पीट नहीं करना चाहते, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन तो बढ़ेगा ही, प्लस साथ में आईमैक्स की स्क्रीन भी कम मिलेंगी इनको। फिर चलो ये सारे रीजन वैलिड है, लॉजिकल है, समझ में आते हैं, लेकिन ये मूवी पाकिस्तान में 14 अगस्त को रिलीज हो रही है। क्या मतलब उर्दू में डबिंग करनी ज्यादा आसान है क्या हिंदी के कंपैरिजन में? तुम वो सबब हो जिसकी बदौलत मेरा दिल हर जगह दिल की मंदीद महसूस करता है। फिर मैंने चेक किया कि हो सकता है कि सिनेपोलिस पाकिस्तान की जगह सिनेपोलिस इंडिया के लिए वो पोस्ट कर दिया हो गलती से, बट देन आई गॉट टू नो कि सिनेपोलिस पाकिस्तान जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो यस, अल्टीमेटली इतनी सारी भसड़ के बाद भी मूवी अपनी वही पुरानी वाली रिलीज डेट 12 सितंबर को ही रिलीज होगी। अब देखते हैं कि ट्रेलर देख के क्या क्या समझ में आता है इस मूवी में कि क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो भाई ये इतिहास का सबसे देखो, मैं बताता हूँ, मरने के कई तरीके होते हैं, इस भाई ने सबसे दर्दनाक वाला चुना है। मतलब भाई से साने में ही मिला था कूदने के लिए, किसी शिनोबी विनोबी के पास चली जाती, मारती तो सही वो भी, लेकिन कम से कम आराम से तो मारती। खैर, लेकिन इस सीन का मतलब कि साने में हमें एक्शन में दिखाई तो देगा, और इन तीनों मूवीज में जो आ रही है इनमें सिर्फ लड़ाई ही लड़ाई होगी, तो हमें मेन फोकस इसी बात पे करना है कि किस किस की लड़ाई कौन कौन सी मूवी में हमें दिखाएंगे। तो यह एनपीसी डीमन से लड़ते हुए हमें साने में मुइचिरो और मीत्सुरी तो ये एनपीसी डीमन से लड़ते हुए हमें साने में मुइचिरो और मीत्सुरी दिखाई दिया। देन डोमा वर्सेस शिनोबु भी आएगा इसमें, एंड आई रियली होप कि इन दोनों की लड़ाई हो क्यों रही है उसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी भी दिखाएं ये लोग, तो ज्यादा मजा आएगा। फिर आता है एनिमे का मोस्ट अवेटेड सीन, जब जेनित्सु फाइनली होश में आकर आंखें खोल के लड़ाई करता है, एंड जेनित्सु लड़ाई करेगा काएगाकू से, एंड काएगाकू इकलौता एक अपर रैंक डीमन है जिसकी कोई इज्जत नहीं करता फॉर 2 मेन रीजंस। एक्चुअली में काएगाकू एक लोअर रैंक रीजन था, लेकिन जैसे जैसे उसके ऊपर वाले लोग मरते रहे उसकी रैंक अप होती गई और वो फिर एक अपर रैंक डीमन बन गया। एंड सेकंड इज कि तुम्हें याद है गियोमी ने अपनी एक कहानी सुनाई थी कि कैसे वो कुछ बच्चों का ध्यान रखता था, फिर एक दिन अचानक से एक डीमन आ गया तो उन सबको मारने के लिए, एंड फिर उसने सारे बच्चों को बचाने की कोशिश करी थी, लेकिन फिर भी वो सारे मर गए थे, बस एक को छोड़ के, जिसकी वजह से गियोमी बाद में जेल में डाल दिया गया था। अब उसी कहानी को थोड़ा सा रिवाइंड करो, तब तुम्हें याद आएगा कि एक बच्चा ही था जो कि उस डीमन को कहीं से ल्योर करके उस जगह पर लेकर आया था, और डीमंस को भगाने वाली इंसेंस भी फिर उसी बच्चे ने बुझाई थी। वो बच्चा कोई और नहीं, काएगाकू ही था। और फिर इस मूवी का जो मेन फोकस है अकाजा वर्सेस तांजीरो, हमें वो दिखाई दी। एंड इसी ट्रेलर में अगर तुमने स्टार्टिंग में ध्यान दिया हो तो हमें गियू दिखाई दिया था लड़ता हुआ, तो गियू भी यहाँ तांजीरो के साथ ही लड़ेगा अकाजा के अगेंस्ट, एंड ये एक बढ़िया फाइट होनी चाहिए, क्योंकि क्योजिरो के अगेंस्ट हमने देख लिया था कि अकाजा एक्चुअल में लड़ता कैसे, एंड उसका ओपोनेंट है तांजीरो जो कि शो का मेन कैरेक्टर भाई, वो वैसे भी नहीं हारेगा, तो इसमें तो भाई मजा आएगा, ऊपर से यूफोटेबल की एनिमेशन। तो 3 फाइट का वादा किया गया था हमें पिछले साल, और 3 ही फाइट हमें इस मूवी में देखने को मिलेंगी।
अब चीजें जो हमें याद रखनी है उसमें सबसे पहला तो ये कि तानजीरो अब अकेला है। आज तक जब भी वो लड़ा है तो लकड़ी के डब्बे में बंद उसकी बहन हमेशा उसके साथ होती थी। It sure as hell does not sound good when you put it that way। और अब क्योंकि वो सन से इम्यून है एंड मुजान को वही चाहिए तो हम उसे बैटल फील्ड पे तो नहीं उतार सकते। और मुजान अब हर मुमकिन कोशिश करेगा नेजुको पर हाथ डालने की। और देखने वाली बात बस यही है कि क्या वो तानजीरो से नेजुको को छीन पाएगा कि नहीं, और इन केस अगर उसने नेजुको पे हाथ डाल लिया तो फिर वो उसके साथ करेगा क्या। अगली सीन है ज़ेनित्सु की सीरियसनेस। सबको ये वाला सीन तो बहुत तगड़ा लगा था और हम लोग इसका वेट भी कर रहे थे। और उसके बाद जब वो कायगाकू को मारेगा अब नहीं, लेकिन वो सीरियस हुआ कैसे। आओ एनिमे का जो लास्ट सीजन आया था वहां पर चलते हैं। और इसमें देखो तो एक चिट्ठी मिली थी ज़ेनित्सु को, और ये चिट्ठी पढ़ने के बाद से ही भाई का कुछ ऐसा हाल हो गया था। तो ऐसा क्या ही लिखा हुआ होगा इस लेटर के अंदर जिसने ज़ेनित्सु को इससे ये बना दिया। हम उसे सीरियस देखना चाहते थे ब्रो के नहीं, कुछ तो गड़बड़ है उस चिट्ठी में। नेक्स्ट थिंग इज द डीमन स्लेयर मार्क। तो योरिची के बाद तानजीरो पहला बंदा है जो कि इस मार्क के साथ पैदा हुआ। इस मार्क के बारे में अभी तक हमें इतना पता चला है कि जब तुम बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ किसी डीमन से लड़ाई करो, अपनी सारी लिमिट सरपास कर दो, और तुम्हारे आसपास कोई ऐसा बंदा हो जिसके पास बाय डिफॉल्ट ये मार्क हो, मतलब तानजीरो, तब ये मार्क कोविड की तरह फैलता है और तुम्हारे पास भी ये आ जाता है। और ये मार्क जिस किसी के पास भी होता है उसकी एबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस। तो ये मार्क की वजह से तुम्हारी सारी एबिलिटीज तो बढ़ जाती है, लेकिन बदले में तुम्हारा लाइफ स्पैन कम हो जाता है। मुजान्स रीजनरेशन, जब उबुयाशी की मैंशन में ब्लास्ट हुआ था तब उसकी रीजनरेट होने की स्पीड सबने देखी थी। और सबसे गजब बात ये थी कि भाई ने अपने बॉडी तो रीजनरेट करी, ठीक है, अपने कपड़े भी रीजनरेट कर लिए साथ में, लेकिन ये कुछ भी नहीं था कंपेयर टू जो योरिची के साथ हुआ था। जब योरिची और मुजान की लड़ाई हुई थी तब मुजान ने अपनी जान बचाने के लिए अपने ही शरीर को 1800 पीसेस में डिवाइड कर लिया था, एंड योरिची ने उसमें से भी 1500 पीसेस खत्म कर दिए थे। मुजान ने केवल अपने शरीर के 300 हिस्सों से अपना पूरा शरीर दोबारा रीजनरेट किया था। इस मूवी में हमें कुछ हशीराज की एकदम पीक स्ट्रेंथ भी देखने को मिलेगी। एक्सेप्ट फ्यू टाइम्स हमने आज तक कभी किसी हशीरा को एकदम अपनी सारी लिमिट सरपास करके लड़ते हुए नहीं देखा, लेकिन मुजान के साथ तो उनको एकदम जो भी है सब कुछ झोंक देना पड़ेगा एकदम से। तो उनकी एकदम पीक लिमिट तो छोड़ो, एकदम मार्क की भी सारी उनको लिमिट सरपास करनी पड़ जाएंगी और उसमें मजा आएगा। अब तुम सोचोगे कि ये मूवी कितनी अच्छी है, मैं बताता हूँ कितनी अच्छी है। जापान के रिस्पेक्ट में तुम मूवी के रिगार्डिंग कोई भी रिकॉर्ड का नाम लो, वो इस मूवी के पास है आज की तारीख में। बिगेस्ट ओपनिंग, बिगेस्ट वीकेंड और फास्टेस्ट 10 बिलियन येन तक पहुंचने वाले रिकॉर्ड्स में से किसी भी चीज का नाम लो, सब कुछ इसके पास है। तो यकीन तो पहले से ही था यूफोटेबल के ऊपर कि ये मूवी अच्छी बनेगी ही, अब यकीन भी हो गया है। और जो लोग ये बात बोल रहे हैं ना कि अबे हमने तो पहले ही मूवी देख ली है, तो उन लोगों के लिए एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि चलो ठीक है, तुमने देख ली, तुमसे नहीं रोका गया, दैट इज गुड, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो कि रिस्पेक्ट डिजर्व करती हैं, और डीमन स्लेयर उन्हीं में से एक है। इसकी स्टोरी तो अच्छी है ही, प्लस इसका एनिमेशन हमेशा ही एकदम टॉप नॉच रहता है। तो अगर तुम लोग एक ट्रू फैन हो तो भी पायरेटेड मूवी देखने के बाद भी उस एक एक्सपीरियंस के लिए तुम्हें थिएटर जाना चाहिए। और काश मुझे बात बोलने के पैसे मिले होते, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर कोई बात नहीं, वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई हो तो इसको इतना शेयर करना है किसी बड़े आदमी तक पहुंच जाए, क्या पता सिनेपोलिस इंडिया गलती से इसे भी रीशेयर कर दे। कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट जरूर करना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना, थोड़ी रीच बढ़ जाती है, उससे थोड़ा सही लोगों तक वीडियो पहुंच जाती है। वरना तो लोग सर्च करते हैं हॉट भोजपुरी सॉन्ग, उनके सामने चला जाता है सो कोई चैप्टर 12 से 22, तो कैसे ही देखेगा कोई भी उसे। और लाइक कमेंट वगैरह सब कुछ कर देने के बाद अगर तुम लोगों को रोमांटिक साइकोलॉजिकल ड्रामा जैसी मांगा पसंद है तो तुम लोग ये वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने वेलकम बैक एलिस का वॉल्यूम 1 एक्सप्लेन करा है फुल डिटेल्स के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।